फर्स्ट ईयर साइंस लेक्चर 3 है हमारा फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का। और पहला चैप्टर हमारे पास जो है वो स्कोप ऑफ फिज़िक्स चल रहा है। पहले एक बात मैं कर दूं, फर्स्ट लेक्चर में हमने बुक का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न डिस्कस किया, बुक की डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करी। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने स्कोप ऑफ फिज़िक्स चैप्टर स्टार्ट किया, काम करने का तरीका बयान किया कि रजिस्टर में हमको काम कौन सा करना है और किस तरीके से हम जो है वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ना शुरू किया। ये थर्ड लेक्चर है। मैंने बिल्कुल भी ये शायद बस मैंने 1 मिनट लगाया है और मैंने पहले दोनों लेक्चर्स की बात कर दी। मैं दूसरे लेक्चर के अंदर ख़ास तौर के पर उसके अंदर गया नहीं। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ, ये जो अक्लमंद लोग होंगे ना, ये उनका काम है। आपको मालूम है कि 3 to 5 आपका स्टडी टाइम दिया गया। ये स्टडी टाइम कैसे इस्तेमाल होगा? ये स्टडी टाइम ऐसे इस्तेमाल होगा, ये लेक्चर मिसाल के तौर के ऊपर 3 बजे अपलोड हो रहा है, ठीक है। हमको 2 बजे या 2:30 बजे बैठना है और वो लेक्चर जो मेरा पिछली क्लास के अंदर, चाहे वो कल ही गुजरा था, उसको मैंने आधा घंटा लगा के देखना है। अगर मैं उसको आधा घंटा लगा के देखूंगा तो मैं इस लेक्चर की कंटिन्यूटी को पकड़ सकता हूँ या इस लेक्चर को ज़्यादा बेहतर तौर के ऊपर अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकता हूँ। अगर कोई आदमी ये समझे कि सर स्टार्ट करेंगे लेक्चर तो शुरू के 10 मिनट पिछली क्लास का रिवीजन देंगे, तो मैं तो दे दूँगा, लेकिन मुझे बताइए टाइम का नुकसान, पैसे का नुकसान, क्योंकि वक्त की कीमत होती है ना। टाइम का नुकसान, पैसे का नुकसान, डेटा का नुकसान, जो डेटा आपके कंप्यूटर में आ रहा है और जो डेटा यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, प्लस उसके साथ साथ मैं 10 मिनट में क्या दूंगा, जो कल का आधे घंटे का लेक्चर था 30 मिनट्स का, उसकी समरी दूंगा, मोटी मोटी बातें बयान करूंगा। तो ये सब चीज़ों से अच्छा नहीं है कि अपने वक्त को, इस लेक्चर के टाइम को, आधे घंटे को बचाया जाए, इसके अंदर नई बात की जाए और आप इससे आधा घंटा पहले बैठ के अपने लर्निंग टाइम के अंदर कल का लेक्चर दोबारा देखें, उसी डाटे को रिपीट करें। पैसे भी बचाइए ताकि, क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, इसमें ज़्यादा नई बातें होंगी, तो ये आधा घंटा ज़्यादा यूज़फुल होगा, और वक्त भी बचाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये लेक्चर का टाइम जो है वो इस लेक्चर के सब्जेक्ट मैटर पे लगेगा, पुराने लेक्चर की बजाय। तो ये एक तरीक़ेकार बना लें हर सब्जेक्ट के साथ कि जब मैं नया लेक्चर, मालूम है मुझे, टाइम टेबल मेरे पास है पूरा, मुझे मालूम है कि ये क्लास का लेक्चर अपलोड होने वाला है, मैं उससे आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले बैठूंगा, अपने रजिस्टर का मैंने जो काम किया है उसको निकाल के देखूंगा, पुराने लेक्चर को दोबारा सुनूंगा, ताकि जो नया लेक्चर मेरे सामने अपलोड होने वाला है, मैं उसकी बात को जहाँ से टीचर स्टार्ट करे मैं उसके साथ साथ चल सकूँ, या मैं उस बात को जो है वो मुकम्मल कर सकूँ या मुकम्मल तरीके से समझ सकूँ। हम ड्राइव क्वांटिटी से काम को स्टार्ट करेंगे। ड्राइव क्वांटिटीज़, कल हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी पे बात को ख़त्म करा था और फिजिकल क्वांटिटी की एक मामला जो है वो ड्राइव क्वांटिटीज़ या ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ था। तो जो ड्राइव क्वांटिटीज़ है, इनको ड्राइव किया गया है, ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बड़ी ज़रूरत पड़ी हमको। बेसिक क्वांटिटीज़ हमने बना ली कि यार ये तो हर एक के काम की होती हैं, हर एक को ज़रूरत होती है और ये किसी से मिलके नहीं बनेंगी, लेकिन जब हमने देखा यार कभी नापना तो फोर्स भी पड़ती है। अब फोर्स एक आम आदमी के काम की बात नहीं है, जिसका फिज़िक्स से लेना देना होगा, जो फिज़िक्स का इल्म हासिल कर रहा होगा या फिज़िक्स को समझता होगा, वही फोर्स का कॉन्सेप्ट रखता होगा। ये मास की तरह नहीं है कि ये हल्का ये भारी है, ठीक है। ये गाड़ी रोड पर सफ़र करती हुई जा रही है, इस पर कितनी फोर्स लग रही है, ये बड़ा प्रॉपर फिज़िक्स का क्वेश्चन है। फिज़िक्स पढ़ने वाला शख्स ही इसको समझेगा और फिज़िक्स पढ़ने वाला शख्स ही इसका जवाब देगा, ठीक है। एरिया कितना है, कैसे निकाला गया है, क्या फार्मूला है, गोल चीज़ का एरिया, तिकोन चीज़ का, ट्रायंगल का एरिया, थोड़ी सी उर्दू है ना साथ में, मुरब्बे का एरिया, स्क्वायर का एरिया, मुस्ततील का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है, कुर्रे का एरिया, स्फीयर का एरिया, और भी बहुत कुछ होता है, कोन के साथ साथ जो है वो मुस्तवी का एरिया। लेकिन बात क्या है, एरिया क्या है, फिजिक्स पढ़ने वाला जानेगा ना, ठीक। वॉल्यूम क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, आप लोग मैट्रिक की फिजिक्स पढ़ के आए हुए इन सब टर्म्स से वाकिफ़ हैं। तो ये टर्म्स रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती हैं, सामने नज़र आती हैं, नापनी पड़ती हैं, लेकिन इनको नापने के लिए थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए, थोड़ी साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए। तो इनको नापने के लिए भी क्वांटिटीज़ तैयार की गई हैं, क्योंकि नापना है तो क्वांटिटी का जिक्र आ गया, फिज़िकल क्वांटिटी ज़्यादा अच्छी तरह बोलें तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में जो क्वांटिटीज़ हमने तैयार करी हैं वो है ड्राइव क्वांटिटीज़। ड्राइव क्वांटिटीज़ वो हैं जो बेसिक क्वांटिटीज़ की मदद से बनाई गई, मैट्रिक क्लास में जानते हैं। बेसिक क्वांटिटीज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया गया, बेसिक क्वांटिटीज़ को डिवाइड किया गया और नई क्वांटिटी तैयार कर ली गई, वो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं।
ड्राइव क्वांटिटीज़ की बेशुमार मिसालें मेरे पास, मैं चंद मिसालें आपके सामने लिख के देता हूँ ताकि वो आपको बात को रिवाइज हो सके। मिसाल के तौर के ऊपर वेलोसिटी है, इसको स्पीड भी कहते हैं उर्फ़ आम में। मिसाल के तौर के ऊपर डेंसिटी है, ठीक है, और मिसाल के तौर के ऊपर वॉल्यूम है। एरिया भी बड़ा अच्छी सिंपल मिसाल हो सकती है। ये सब ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। ये किसी एक आम आदमी के समझ की बात भी नहीं है। मास लैंड टाइम, इसके लिए वॉल्यूम मालूम करो। अब ये वॉल्यूम जो है लोग समझते बहुत होंगे, इस्तेमाल बहुत करते होंगे, लेकिन उसके फॉर्मूले, उसकी मेजरमेंट, ये सिर्फ वही शख्स बता सकता है जिसने मैट्रिक की फिज़िक्स पढ़ रखी है। और अगर वो मैट्रिक की फ़िज़िक्स पढ़ने के बाद भी वॉल्यूम, वेलोसिटी, डेंसिटी ना बता सके तो फिर मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। इसका मतलब है उसमें और फिर एक आम आदमी में जिसने नहीं पढ़ा उसमें क्या फ़र्क रह गया। तो पढ़ना यह है कि वो पढ़ने के बाद मालूम हो कि ये चीज़ क्या है, नॉलेज आ जाए। इम्तहान के लिए मालूमात जमा नहीं कर रहे थे बल्कि इल्म हासिल कर रहे थे। तो पढ़ाई को हमेशा इस तरह से ले कि इल्म हासिल किया जा रहा है, और जो इल्म हासिल किया जाता है वो रिटेन होता है, बाकी रहता है। जो मालूमात जमा की जाती है वो इंसान एक ख़ास वक्त के बाद भूल जाता है। वो मालूमात इसलिए जमा की जा रही थी कि परसों मेरा कोई कंपटीशन था तो मैंने याद किया कि पाकिस्तान इस सन में बना, इस सन के अंदर स्टेट बैंक बना, इस सन में कायदे आज़म का इंतकाल हुआ, इस ईयर के अंदर जो है वो पहला माशाल्लाह लगा। लेकिन ये मैं ईयर्स वक्त के साथ भूल जाऊँगा क्योंकि ये मालूमात थी। नॉलेज रिटेन रहती है। तो जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो उसको ये सोच के पढ़ें कि मुझे इसको समझना है, मुझे इसको याद नहीं करना। जब समझने की नीयत से पढ़ेंगे तो वो खुद ब खुद याद रह जाएगी। समझे बात को मेरी? अच्छा, एक चीज़ और, वो चीज़ ये कि ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। अब इन ड्राइव क्वांटिटीज़ में ये किसी न किसी से मिलके बनी है, बेसिक क्वांटिटी से मिलके बनी है। इस चीज़ को हम लोग फिज़िक्स की ज़बान में बोलते हैं डायमेंशन मालूम करना। डायमेंशंस वैसे तो आम आसान में अगर अल्फाज में बोलें तो डायमेंशन का मतलब क्या होगा भाई? डायमेंशन का मतलब ये होगा कि अतराफ़, साइड्स। लेकिन यहाँ पे डायमेंशन साइड्स या अतराफ़ के लिए यूज़ नहीं हो रहा। यहाँ पे डायमेंशन जो यूज़ हो रहा है वो डायमेंशन फिज़िकल या फिज़िक्स के मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करना, यानी कि ये मालूम करना कि वो किस बेसिक से मिलके बनी है। ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन मालूम करना, यानी कि ये मालूम करना कि वो कौन सी बेसिक से मिलके बनी है। तो क्या बात हुई? टू रिप्रेजेंट अ ड्राइव क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। टू रिप्रेजेंट अ ड्राइव क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी। जब किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी के शक्ल में जाहिर किया जाए तो वो डायमेंशन मालूम करना या डायमेंशंस कहलाती हैं कि इसकी डायमेंशंस निकाल ली गई, यानी कि इसके अतराफ़ निकाल लिया गया, इसका कवरिंग एरिया निकाल लिया गया, इसका स्कोप निकाल लिया गया, इसका सब्जेक्ट मैटर निकाल लिया गया कि इसमें क्या क्या शामिल है। और लाजमी तौर के ऊपर जब उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ बेसिक तो वो ड्राइव की ही डायमेंशन निकलेंगी। बेसिक तो किसी से मिलके बनती नहीं, बेसिक के अंदर तो कुछ होता नहीं, उसके हिस्से होते नहीं। तो बेसिक जब भी उसका नाम रखा गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, तो बेसिक क्वांटिटीज़, तो बेसिक की डायमेंशन कभी नहीं निकलती। डायमेंशंस निकालते वक्त जो हमारा कोर्स है फर्स्ट ईयर का, डायमेंशंस निकालते वक्त ड्राइव क्वांटिटीज़ की हम बेसिक के अंदर निकालेंगे। बेसिक है 7, लेकिन उन 7 बेसिक में से हम जो जिक्र करेंगे वो मास लैंड टाइम का जिक्र करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, पता लग जाए। मिसाल के तौर मिसाल दे रहा हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ड्राइव क्वांटिटी है। चार्ज, करंट नहीं बोला, करंट बेसिक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज नापते हैं ना, तो क्वांटिटी है, चार्ज नापते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज ड्राइव क्वांटिटी है। ये नापी जाती है कुछ बेसिक्स की मदद से, ड्राइव क्वांटिटी है। तो जब बेसिक की मदद से नापी जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ड्राइव है और ये बेसिक की मदद से नापी जाती है। लेकिन जब इसको नापते हैं तो इसमें जिक्र आता है करंट का। जब करंट का जिक्र आता है, बेसिक का करंट का जिक्र आता है, करंट होगा तो आप चार्ज को नापेंगे ना, करंट होगा तो आप चार्ज को नापेंगे।
तो करंट का जिक्र आता है, करंट बेसिक है। फिर टाइम का जिक्र आता है कि कितने टाइम के अंदर ये चार्ज पास हो गया, टाइम बेसिक है। तो आप देखिए चार्ज को आपने इन दो में रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई चार्ज में मेरी अकल ये कहती है कि ये दो होंगे। लेकिन क्या आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कोर्स में, पहले लेक्चर वाली बात है, क्या आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स के कोर्स में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, क्या वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स में है? नहीं। मैकेनिक्स एंड लाइट दो चीज़ें हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डायमेंशन जब निकालेंगे तो इसमें करंट का जिक्र आएगा, तो ये फर्स्ट ईयर के कोर्स में मैं नहीं निकालूंगा। इस तरह से बात क्लियर हो गई। तो फर्स्ट ईयर के कोर्स में जब मैं डायमेंशंस निकालूंगा तो मैं आपको ऐसी क्वांटिटीज़ की डायमेंशन निकाल के दूंगा जिसमें मास इन्वॉल्व होगा, जिसमें लेंथ इन्वॉल्व होगी, जिसमें टाइम इन्वॉल्व होगा। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर हो गई। डायमेंशन निकालने का मतलब है बेसिक क्वांटिटीज़ में रिप्रेजेंट करना। बेसिक क्वांटिटी 7 है, लेकिन 4 ऐसी हैं, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गई, जिनसे मुताल्लिक फर्स्ट ईयर में जिक्र ही नहीं है, उन ब्रांचेस का ही जिक्र नहीं है। तो लिहाजा हम 3 बेसिक क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, मास, लेंथ और टाइम, क्योंकि हमारी फर्स्ट ईयर का कोर्स कंटेन है या कंप्राइजेस ऑफ है मैकेनिक्स एंड लाइट। ठीक है, तो हम 3 बेसिक के अंदर जब ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, तो हम बोलेंगे कि हमने उसकी डायमेंशन निकाल ली, बात फिनिश। ये काम का जुमला है। इस काम के जुमले को डायमेंशन की हेडिंग बना के बड़ा करके लिखा जाएगा और बॉक्स बनाया जाएगा रजिस्टर में। वीडियो को यहीं पे पॉज करना चाहिए, रजिस्टर खोलना चाहिए, डायमेंशन की हेडिंग बनानी चाहिए और ये जुमला मार्कर से लिख के इसका बॉक्स बनाना चाहिए। ये तरीका है स्टडी का। जब भी कोई लेक्चर लिया जाता है तो उसके अंदर से पॉइंट नोट डाउन किए जाते हैं। वो वक्त आ चुका है कि आप ये बात सीखें। अगर आप इस क्लास में फिजिकली मौजूद होते तो मैं आपको लेक्चर से पॉइंट नोट करना सिखाता, क्लास में लिखने से मना करता या लिखने का वक्त देता, बोलने के दौरान लिखने से मना करता, क्योंकि एक वक्त में एक चीज़ के ऊपर अपनी सेंसेस को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर सिखाएगा। मैं लेक्चर देख रहा हूँ, साथ साथ लिखा भी जा रहा हूँ, दिमाग इधर लगा हुआ है, साथ साथ वो आवाज़ें भी सुन रहा हूँ जो बाहर हो रही हैं कमरे में, तो मैं जो हूँ वो कभी भी इस चीज़ पे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाऊँगा कि मैंने क्या लिखा, लेक्चर में क्या सुना, टीचर को क्या देखा बोर्ड पे और बाहर क्या हो रहा था, कुछ भी प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए 99% एक्सीडेंट जो पूरी दुनिया में होते हैं उसमें ये देखा जाता है कि ड्राइवर ने या तो मोबाइल पे बात कर रहा था, या वो ड्राइवर जो है वो इधर एक लम्हे के लिए देखा था, या वो उधर उसकी नज़र उधर चली गई थी, उसी वक्त एक्सीडेंट हुआ। आप 99% एक्सीडेंट का स्टैटिस्टिक्स निकाल के उनकी कॉज को जान लीजिए। अब वो जब हम कर रहे होते हैं तो हम तो यही सोच रहे होते हैं कि 1 सेकंड की बात है, देख लो मोबाइल रिंग करा है तो गाड़ी पे से तवज्जो हटा के ज़रा रिंग के स्क्रीन को देख लो। वही 1 सेकंड मसले का सबब बन जाता है। और अल्लाह ताला हर एक को महफूज रखे। 100 बार महफूज रहते हैं तो 1 बार एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, तो अपनी कंसंट्रेशन और अपनी तवज्जो का एक तरफ मरकूज करना इल्म हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बॉक्स में लिखेंगे जुमला काम का हो गया। क्या जुमला काम का हो गया? उसके साथ इतनी बड़ी बात मैंने और काम की समझाई है। लेक्चर लेने का तरीका हर सब्जेक्ट के लिए, ये सीख लिया तो आगे की ज़िंदगी आसान है, नहीं सीखा वो शिकवा हमारी समझ में नहीं आ रहा, हमको जो है ये चीज़ बताई थी सर ने, ये हम प्रॉपरली नहीं समझ सके, ये कैसे हम करते, हमें ये याद नहीं रहा, हमारा तरीका गलत था ना जो हम काम कर रहे थे। ड्राइव क्वांटिटी को मास, लेंथ, टाइम के फॉर्मेट में जाहिर करना डायमेंशन निकालना कहलाता है। ठीक है, ख़त्म हो गया। इसके अलावा 4 बेसिक और भी हैं, उनका जिक्र इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि वो ब्रांचेस या उनसे मुताल्लिका मजमून हमारे फर्स्ट ईयर के कोर्स में ही नहीं है।
तो ड्राइव क्वांटिटी सब बेसिक से मिलके बनती हैं, सातों बेसिक से मिलके बनती हैं, लेकिन हम जो जिक्र करेंगे वो मास लेंथ टाइम के निकालने का जिक्र करेंगे। मैं एग्जाम्पल देना शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एरिया से स्टार्ट करते हैं। एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है, ठीक है, एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी है। देखिएगा डायमेंशन निकाल लें। सबसे पहला काम मेरा क्या होना चाहिए कि मैं एरिया का फॉर्मूला लिखूंगा। सिंपल एरिया का फॉर्मूला मैं किसी रेक्टेंगल के लिए या किसी स्क्वायर के लिए अगर लिखूं, लेंथ इनटू ब्रेथ, जिसको हम विड्थ भी बोलते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया का फॉर्मूला है, लंबाई ज़रब चौड़ाई। अब सुनना, एरिया लेंथ L, ब्रेथ क्या। अब सुनो, पहली बात, जब डायमेंशन निकालते हैं तो क्वांटिटीज के सिंबल को कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करते हैं। लेंथ के लिए मैं कैपिटल L यूज करूंगा, मास के लिए कैपिटल M यूज करूंगा, टाइम के लिए कैपिटल T यूज करूंगा, ठीक है। ब्रेथ क्या है, चौड़ाई है। एग्जाम्पल दे दूं आप लोगों को, ब्रेथ क्या है, चौड़ाई है। चौड़ाई क्या होती है, लेंथ ही तो होती है, लेकिन कौन सी लेंथ, जो साइड में नापी जाए। सामने नाप रहे हैं तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, क्योंकि आप वहां से देख रहे हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है ना। अब देखिएगा, व्यू चेंज हुआ, चीज बदल गई। अब लेंथ क्या है, अब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। थोड़ी देर पहले ये चीज लेंथ थी, अब ये चीज हाइट हो गई है। ये भी लंबाई, इसको भी स्केल से नापेंगे, 4 इंच, 5 इंच, 10 सेंटीमीटर, ये भी ऐसी नापेंगे, ये भी ऐसी नापेंगे ब्रेथ, और ये हाइट भी ऐसी नापेंगे, जो चीज़ है। लेकिन उसको नाम ब्रेथ का या हाइट का क्यों दिया, क्योंकि वो साइड में थी, वो ऊपर की तरफ थी, ये दिखाने के लिए कि ये चीज़ मैंने सामने के फ्रंट एक्सिस पे नापी है तो इसका लेंथ है, और जो वर्टिकल एक्सिस पे नापी है वो हाइट है, और जो गहराई में नापी है वो विड्थ है या ब्रेथ है। नाम दिए गए हैं, सब लेंथ ही। देखने का व्यू बदल दीजिए, चीज़ों के नाम बदल जाएंगे। तो ये ब्रेथ क्या होती है, ये भी लेंथ होती है, ठीक है। तो एरिया की डायमेंशन क्या निकली, इस पे पहली डायमेंशन के साथ ही पूरी चीज़ आपकी समझ में आ गई है। एरिया की डायमेंशन क्या निकली, बार बार इसको समझें, नहीं समझ में आए इसको दोहराएं, रिपीट रिवाइंड करके देखें वीडियो को, यहीं से कहानी आगे चलेगी। लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर। क्या समझ में आया, समझ में ये आया कि एरिया में लेंथ का स्क्वायर होता है। तो क्या निकल आया, एरिया की डायमेंशन निकल आई। एरिया की डायमेंशन यानी कि एरिया एक ड्राइव क्वांटिटी थी जो 2 से मिलके बनी थी, और मैंने ये बता दिया कि एरिया में कौन सी बेसिक है, और जब मैंने ये बता दिया कि एरिया में कौन सी बेसिक है तो मैंने एरिया की डायमेंशन निकाल ली। एरिया में लेंथ है, एक बेसिक है, और 2 बार है तो लेंथ का स्क्वायर है। तो एरिया लेंथ के स्क्वायर से मिलके बनती है। तो एरिया एक ऐसी ड्राइव क्वांटिटी है जिसमें 2 बेसिक, एक बेसिक 2 बार इस्तेमाल होती है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने एरिया की डायमेंशन निकाल ली। अब मेरी बात सुनिए, एक चीज़ तो मैंने समझा दी कि कैपिटल लेटर में लिखेंगे सिंबल को, ठीक है। दूसरी बात मैं समझाऊं, बहुत सी जगह पे ये होगा, बुक्स के अंदर आप देखेंगे, बहुत सी जगहों पे देखेंगे कि डायमेंशन निकालते वक्त उन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में उस सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिया। कोई फ़र्क नहीं है, आप बगैर स्क्वायर ब्रैकेट के लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखें, कोई गलती भी नहीं है। लेकिन ये एक कन्वेंशन होती है, रिवायत होती है, लिखने का तरीका होता है कि ब्रैकेट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक चीज़ ये सीखी। दूसरी चीज़ सीखें, जब आप कोई सवाल करेंगे तो सबसे पहले मैंने जब उसका फॉर्मूला लिखा है तो मैं लिखूंगा सिंस। ये 3 नुक्ते जो उर्दू में पे को जाहिर कर रहे हैं, पे के नुक्ते हैं, ये 3 नुक्ते सिंस करके पढ़े जाते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। जब मैं मैथमेटिकल काम कर रहा हूँ, जब मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूँ, तो मेरे काम का जो मेयार है ना, वो इस बात का जिम्मेदार होगा या इस बात का गम्माज होगा कि मुझे कितने नंबर मिलने वाले हैं। अगर मेरे काम का मेयार अच्छा होगा तो मैं अच्छे नंबरों से कामयाब होऊंगा, और मेरा काम का मेयार नॉर्मल होगा तो मैं नॉर्मल नंबरों से पास हो जाऊंगा। फेल तो जब होगा जब मेरा काम ही नहीं होगा। तो मुझे
अलीगढ़ में पढ़ना, फिर अभी कोविड-19 की इस वबा के दौरान में पढ़ाई को स्टार्ट करना। तो आप लोगों में और दूसरे लोगों में कुछ फ़र्क है। तो जब आप में और दूसरे में फ़र्क है तो वो फ़र्क आपके काम में भी नज़र आना चाहिए। आप अलीगढ़ में इसीलिए पढ़ रहे हैं कि मुझे प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टीचर मिलें, और जब प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर टीचर मिलेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से टीच करेंगे। मैंने पहले कहा कि जिनके रिकॉर्ड में ये होगा कि यार मेरे फ़लाँ के 85 आए थे, फ़लाँ के 84 आए थे, फ़लाँ के 83 आए थे, तो अगर मैं आज सैकड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं तो इसका मतलब है कि उनका काम इस लेवल के ऊपर मुकम्मल था कि एग्ज़ामिनर उनके नंबर नहीं काट सकता था। तो एग्ज़ामिनर उनके नंबर नहीं काट सकता, उन्होंने उन तरीक़ों को इस्तेमाल किया जो टीचर ने समझाए। इसके नंबर अलग से नहीं मिलने वाले, लेकिन ये आपके पूरे काम पे, आपके पूरे कैरियर पे और आपकी पूरी शख्सियत पे असरअंदाज होगा ये सेंस जो आज मैं आपको खड़ा हुआ फर्स्ट ईयर साइंस की तीसरी क्लास में समझा रहा हूँ। आपके काम पे, आपका काम खूबसूरत होगा। जब एग्जामिनर आपका पेपर देखेगा तो एग्जामिनर बोलेगा कि बच्चा पढ़ने लिखने वाला है, बच्चे को चीज़ों का पता है। आपके कैरियर पे, आइंदा ज़िंदगी में सेकेंड ईयर के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, मास्टर्स लेवल के ऊपर, पीएचडी लेवल पे जब अपना काम करेंगे तो आपका काम दूसरों से हमेशा अलग होगा। आपकी शख्सियत पे, क्योंकि जब आप काम के अंदर इतनी बारीकी का, इतनी नज़ाकत का और इतने तरीके का ख्याल रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी पूरी शख्सियत के अंदर बाकी चीज़ें भी ऐसे ही कंपोज होकर आगे चलेंगी। आप एक ऐसी पर्सनैलिटी के तौर पर सामने आएंगे जो अच्छी चीज़ों का, अच्छी बातों का, काम के तरीक़ेकार का ख्याल रखता होगा। ये आपकी पूरी शख्सियत को बनाएगा। तो चीज़ें, कोई मकान ईंट से बनना शुरू होता है, कोई मकान दीवारों से और छत से बनना शुरू नहीं होता, वो ईंट से बनना शुरू होता है। वो ईंट अच्छी सफाई सुथराई से, सीधी साइज़ में बनी हुई होती है तो ऑल ओवर पूरे मकान का स्ट्रक्चर अच्छा बनता है। वो ईंट टेढ़ी मेढ़ी, कच्ची, कमज़ोर होगी तो मकान बर्बाद हो जाएगा, चाहे उसका नक्शा कितने ही बड़े इंजीनियर ने बनाया हो। समझ में आ गई? सिंस करके फॉर्मूला, सिंस का मतलब है चूंकि। चूंकि ये फॉर्मूला है, चुनाचे, लिहाजा, देयरफॉर, एरिया ऐसे लिखा जाएगा। ये देयरफॉर, ये से के नुक्ते उर्दू में, देयरफॉर। चूंकि ये फॉर्मूला है, चुनाचे ये शक्ल बन गई, लिहाजा चुनाचे आखिरी स्टेप है, देयरफॉर ये डायमेंशन निकल आई। ये मेरा ब्लॉक, ये मेरा काम की चीज़ है, एग्जामिनर की नज़र खट करके यहाँ पढ़नी चाहिए। ये डायमेंशन निकालने का तरीका है। समझे मेरी बात को? ठीक है, आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल और कंसिडर करते हैं। एक क्या, बहुत सारे एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, और ये वो सारा काम है जो आप देखें, समझें, कंटिन्यूस देखते रहें और फिर इसको पॉज करें, और पॉज करने के बाद जो है अपने रजिस्टर के अंदर काम को करना शुरू कर दें। ये इस लेक्चर के फ़ौरन बाद, लेक्चर को मुकम्मल होने दें, अभी कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। ये तरीक़ेकार है, ये डेवलप कर लें अपने अंदर। लेक्चर के बीच बीच में रुकते रहेंगे, लेक्चर की कंटिन्यूटी ख़राब होती रहेगी, चीज़ें दिमाग से निकलती रहेंगी, तो अभी कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। चलने दीजिए इस लेक्चर को, और जब से लेक्चर ख़त्म हो जाए 30 मिनट्स का, इसको रोकिए, काम को करना शुरू कीजिए, पीछे रिवाइंड कीजिए, देखिए और बोलिए मैं बोर्ड से उतार रहा हूँ, क्योंकि आप समझ चुके, तो आपको उतारना भी नहीं पड़ेगा। आप एरिया लिखेंगे और आप बोलेंगे खट खट, 3 स्टेप में खुद निकालेंगे। अगला सवाल लिखेंगे, खुद निकालेंगे। तो जितना काम मैं बोर्ड पे करा रहा हूँ ये आपके रजिस्टर के अंदर होना है। और होमवर्क का मैं बता रहा हूँ, इसके बाद आप खुश हो गए कि होमवर्क का जिक्र नहीं है। होमवर्क का जिक्र भी आएगा बच्चों। मैं बड़ी शिद्दत से मुंतज़िर हूँ कि मेरी आपसे मैट्रिक से जब फर्स्ट ईयर के अंदर आ गए और आज फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इससे कब मुलाकात मेरी हो रही है। ठीक है, वॉल्यूम। सबसे पहले सिंस वॉल्यूम का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, देयरफॉर वॉल्यूम, मैं पूरा लिख रहा हूँ, वॉल्यूम में वी लिख दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यार कन्फ्यूजन ना हो, कल को आप ये ना बोलें कि वेलोसिटी के लिए वी लिख दिया था, ये वी किस चीज़ का लिखा था, ये कोई क्वांटिटी तो नहीं है। नहीं, ठीक है, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ। लेंथ हम सबको मालूम है क्या होती है, ब्रेथ सीख चुके, ये भी तो लेंथ होती है, हाइट ये भी तो लेंथ होती है।
तो ये सब लेंथ है। तो आखिरी स्टेप होने वाला है, वॉल्यूम की डायमेंशन निकल आई। वॉल्यूम की डायमेंशन क्या निकल आई? एल क्यूब। वॉल्यूम में क्या होता है? लेंथ होती है। कितनी बार होती है? 3 बार होती है। तो वॉल्यूम 3 बार लेंथ से मिलके बना है। तो वॉल्यूम में जो बेसिक क्वांटिटी होती है वो लेंथ होती है और 3 बार होती है। 2 चीज़ें समझ गया। मैं एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ। अब मैं एक चीज़ बयान करना चाहता हूँ। एरिया चाहे किसी भी चीज़ का निकालो, सर्कल का एरिया 5 मीटर स्क्वायर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। चौकोर चीज़ का एरिया 10 मीटर स्क्वायर। ट्राइंगल का एरिया 8 मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हो इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसमें 2 बार मीटर आता है। 2 बार मीटर क्यों आता है? क्योंकि मीटर लेंथ की यूनिट है। जब एरिया के फॉर्मूले में 2 बार लेंथ आती है तो इसकी यूनिट में 2 बार मीटर आता है। तो अब चाहे वो आप बोलोगे आपने चौकोर चीज़ के फॉर्मूले से एरिया निकाल के उसकी डायमेंशन निकाली, तो बेटा एरिया एरिया होता है। अब वो सर्कल का होगा जब भी एल स्क्वायर ही होगा उसमें, वो ट्राइंगल का होगा जब भी उसमें एल स्क्वायर ही होगा, यानी कि 2 लेंथ शामिल होंगी उसमें, वो इसकी यूनिट के अंदर आ रही होंगी। इस तरह से वॉल्यूम की ऐसा यूनिट है क्यूबिक मीटर, मीटर क्यूब। समझ में आ गई पूरी कहानी? वो मीटर क्यूब क्यों है? क्योंकि उसमें 3 मीटर हैं। 3 मीटर क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम में 3 लेंथ होती हैं। पानी का वॉल्यूम, लिक्विड का 5 क्यूबिक मीटर, ऐसा यूनिट 9 क्लास में पढ़ा, डेसीमीटर क्यूब, मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स वगैरह में, तो वो छोटी यूनिट थी, सफिक्स था इसका। ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है। डेसीमीटर क्यूब को लीटर भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर क्यूब होती है। गैस का वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, सॉलिड का वॉल्यूम 5 मीटर क्यूब, जिसको क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं। तो वॉल्यूम के अंदर हमेशा क्यूब मीटर क्यूब क्यों आता है? क्योंकि इसमें 3 मीटर होते हैं। 3 मीटर क्यों होते हैं? क्योंकि वॉल्यूम में 3 लेंथ होती हैं। जब 3 लेंथ होती हैं तो हर लेंथ का 1 मीटर उसकी यूनिट, तो वॉल्यूम की यूनिट में 3 मीटर हो गए। तो किसी चीज़ की यूनिट को देखेंगे तो पता लग जाएगा इसमें कितनी क्वांटिटीज आ रही हैं, वरना उसमें कितनी क्वांटिटीज छुपी हुई है बेसिक। और जब बेसिक छुपी हुई निकाल ली उसके अंदर से, तो इसका मतलब उसकी डायमेंशन निकाल। समझ में आनी शुरू हो गई कहानी? ठीक है, आगे अगली क्वांटिटी डेंसिटी। 9 क्लास में पढ़ के आए, पहले प्रैक्टिकल में पढ़ के आए। डेंसिटी, सॉल्ट सॉल्यूशन की डेंसिटी मालूम करी। ठीक है, सिंस फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि आप जो है ना वो एक वक्त में बड़े बोर्ड को देख सकें। डेंसिटी सिंस करके फॉर्मूला लिखा, तरीक़ेकार डेवलप हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, खुद पता लग जाएगा कि फिजिक्स में काम कैसे करना है, केमिस्ट्री में काम कैसे करना है, मैथ में काम कैसे करना है। सीख रहे हैं काम को करना। ये वो वक्त की यूटिलाइजेशन है जो इस वक्त आप कर रहे हैं। हर वो दिन में आप बहुत सारे काम करते हैं ना, बहुत सारे काम करते हैं, उसमें से सही मानों में जो वक्त इस्तेमाल होता है जब आप नमाज़ पढ़ रहे हों तो वो वक्त यूटिलाइज होता है। जब आप अपनी वालदा या वालिद के कहने पर कोई काम अंजाम देने जाए वो वक्त यूटिलाइज होता है, यानी कि वो काम तो हो रहा होता है, साथ साथ सवाब मिल रहा होता है, सवाब मिल रहा होता है कि आप उस मकसद के लिए निकले हुए। तो वो यूटिलाइजेशन होती है, सही मानों में यूटिलाइजेशन होती है। जब आप अपनी वालिद या वालदा के किसी बताए हुए काम को करने के लिए जाएं, उनके किसी ऑर्डर को पूरा करने के लिए जाएं, आप नमाज पढ़ रहे हों, आप इल्म हासिल कर रहे हों, ये फुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम की मिसालें हैं। पूरी तरीके से वक्त यूटिलाइज हो रहा होता है, सीख भी रहे और साथ साथ इल्म के अंदर मशगूल होना, ये खुद सवाब का काम है। क्यों? आप कितनी बुराइयों से बचे हुए हैं इस वक्त, आप कितनी वक्त को ज़ाया करने वाले अवामिल से बचे हुए हैं इस वक्त। ये वीडियो देख रहे हैं और एक चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ज़माने में जबकि लोग जो हैं वो कोविड-19 के मज़े ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं ना, घर में बैठे हुए सुकून से, अभी चलो जब ये वबा ख़त्म हो जाएगी तो फिर सोचेंगे। घर में बैठना बिल्कुल सही है, लेकिन एक्टिविटी को जारी रखना तो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, उस ज़माने में आप जो है वो कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे हैं। ठीक है, सिखाने वाले को भी पता है कि अभी इसके पास वक्त है तो मैं तफसील से एक चीज़ को सिखा दूँ, इसकी इमारत की बुनियाद सीधी कर दूँ, सिखाने वाले को भी पता है।
और सीखने वाले को भी पता है कि अभी मैं आराम से जो है वो सीख सकता हूँ वो चीज़ें जो कि नॉर्मल हालात के अंदर, जब सितंबर में गाड़ी तेज़ तेज़ भाग रही होगी और इस बात के ऊपर जोर होगा कि यार इम्तिहान की तारीख आ जाएगी और बस अब उससे पहले कोर्स खत्म कराना है, तो उस वक्त कोई इमारत की बुनियाद को सीधा करने में नहीं लगेगा। तो हर वो आदमी जो अभी क्लास को ज्वाइन कर रहा है वो बड़ा फ़ायदे के अंदर है, वो बड़ा फ़ायदे के अंदर है। सिखाने वाले को भी पता है, सीखने वाले को भी पता है। कुछ और चीज़ें आजकल के ज़माने के लिहाज से जो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम की बड़ी ज़बरदस्त मिसालें हैं और बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसका डिस्कशन करें, ताकि हमको पता लगे ये चीज़ ना। उसमें से पहली चीज़ है जो मैंने आप एग्जांपल दी, आपकी नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप अम्मा अब्बा का बताया हुआ काम कर रहे हैं, आप इल्म हासिल कर रहे हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम का दूसरी बड़ी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है आजकल के ज़माने में फ़िज़िकल एक्सरसाइज, कि हम फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ़िज़िकल एक्सरसाइज से अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में ख्याल करने लग गए या ख्याल करने लगे तो ये बहुत सारी चीज़ों से आपको जो है ना वो करेगी, मतलब बचाएगी बहुत सारी बेकार की चीज़ों से, और प्लस बहुत सारी फ़ायदेमंद चीज़ें आप में पैदा करेगी। इसमें किसी बात की कोई तखसीस नहीं है कि हम बॉय हैं, ये लड़का है तो यही एक्सरसाइज करेगा, गर्ल्स भी कर सकती है। हाँ, वो बॉय की तरह लड़के की तरह जिम नहीं जाएंगी, और लड़कों के लिए भी कुछ जिम जाना ज़रूरी नहीं है, और आजकल के हालात में तो बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, या मतलब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आधा घंटा रोज़ाना की बुनियाद पे घर के सिर्फ ड्राइंग रूम में ही बग़ैर रुके चहलकदमी, ठीक है ना, वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए। ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपने बाहर निकलना या घर में से फ़िज़िकली आना जाना कम किया हुआ है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप इसको डेवलप करें। और ये वो वक्त की यूटिलाइजेशन है जो कि सही मानों में फ़ायदा देगी, तो इस तरह यूटिलाइज़ करना ज़रूरी है वक्त को। ठीक है बच्चों, डेंसिटी फॉर्मूला लिख दिया, अब आगे चलना। मास सबको मालूम है कि मास कैपिटल एम, मास खुद बेसिक है, मास खुद बेसिक है, मास किसी से मिलकर थोड़ी बनाए, तो उसकी जगह तो एम आएगा और कैपिटल एम आएगा क्योंकि डायमेंशन की बात है। नीचे वॉल्यूम के डायमेंशन सबको पता है, निकालिए इससे पहले। वॉल्यूम में क्या होता है, एल क्यूब होता है, तो वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे किससे, एल क्यूब से। आप बोले सर कैसे, तो मैंने बताया है, लेकिन हर बार तो ये सामने नहीं लिखा हुआ होगा। ये देखिए, सिंस चूंकि हम सबको मालूम है वॉल्यूम एल क्यूब होता है, नहीं पता वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, देयरफॉर वॉल्यूम होता है एल क्यूब, तो लिहाजा मैंने वॉल्यूम की जगह पे एल क्यूब रख दिया। हर बार ऐसा नहीं होगा ना, तो ये साइड में रीज़न देना ज़रूरी है, बताना ज़रूरी है कि ये एल क्यूब कैसे आ गया। ब्रैकेट बना के सिंस करके फॉर्मूला लिखा और बता दिया एल क्यूब आया कैसे था, बन गई बात। एक स्टेप और, मामला ख़त्म। देयरफॉर करके ये आया था, देयरफॉर करके ये आया, डेंसिटी डायमेंशन एम एल क्यूब। ये क्या किया, खूबसूरत लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, एक लाइन में आ गया बस। कन्वेंशन है, मैंने बोला था ना हर चीज़ की कन्वेंशन, रिवायत होती है। ये रिवायत है कि डायमेंशन को एक तरह से करके लिखा जाए, ऊपर नीचे लिख दें, गलत थोड़ी है, ये रिवायत है कि उसको एक लाइन में लिख देते हैं। अब इसको पढ़ेंगे तो क्या चीज़ समझ में आई, डेंसिटी के अंदर मास होता है, ठीक है, और डेंसिटी में लेंथ का इन्वर्स क्यूब होता है, यानी कि 3 लेंथ होती हैं लेकिन इन्वर्स होती हैं, यानी कि नीचे होती हैं, मास को डिवाइड कर रही होती हैं। डेंसिटी इनसे मिलके बनी है। मास ऑन वॉल्यूम दुनिया जानती है, लेकिन उसमें क्या चीज़ मौजूद है वो ये आपके साथ। क्लियर हो गई बात, ठीक है। एग्जाम्पल, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। सेंस फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का भाई, दोबारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट एस और टाइम टी। आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखो, देयरफॉर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एस। एस डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, फासला, लंबाई, नीचे क्या है, टाइम। टाइम क्या है, समझे, बात खत्म। क्या करना है, एक लाइन
वेलोसिटी की डायमेंशन। वेलोसिटी में क्या होता है, ऊपर लेंथ होती है, नीचे टाइम होता है। लेंथ होती है और टाइम का इन्वर्स होता है, दो बेसिक होती हैं जो वेलोसिटी के अंदर होती है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये हमारे पास आज के लेक्चर की कंप्लीट काम है, लेकिन कल के लिए जो अगला लेक्चर है वो इसी से मुताल्लिक आगे चलेगा, तो इसलिए मैं उसका होमवर्क लिखवा दूँ ताकि आप इसके बाद जो है उसको काम को जो है वो करते रहें। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं एग्जाम्पल देने से पहले होमवर्क देने से पहले एक दो एग्जाम्पल्स और करा दूँ ताकि आपका होमवर्क भी अच्छा हो जाए प्लस ये काम भी कंप्लीट हो जाए हमारा। ठीक है, हमने अभी तक 4 क्वांटिटीज़ करी हैं। एक 5वीं क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। वो 5वीं क्वांटिटी स्टार्ट करते हैं इस जगह से, एक्सेलरेशन। सब जानी पहचानी क्वांटिटी है हमारी, सब जानी पहचानी क्वांटिटी है हमारी एक्सेलरेशन। सही है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? सिंस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। याद आ गई होगी आपको पूरी कहानी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का चेंज ऊपर नीचे टाइम। वेलोसिटी के लिए डिफरेंट किस्म के वी इस्तेमाल करते हैं। अभी तो बहुत सिंपल वो कर रहे हैं। डिफरेंट किस्म के वी का इस्तेमाल करते हैं। वेलोसिटी का वी आमतौर पे ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी का वी आमतौर पे ऐसे लिखते हैं, और फिर स्पीड को यू लिखते हैं, वेलोसिटी को भी यू लिखते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनके सिंबल वक्त के साथ साथ आप सीखते रहेंगे। और फिर वेलोसिटी के लिए स्मॉल वी भी लिखते हैं, वॉल्यूम का कैपिटल वी होता है। ठीक है, आगे चलो। देयरफॉर एक्सीलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी की चेंज क्या होती है भाई? वेलोसिटी होगी 5 रुपये और 10 रुपये में कितना फ़र्क होता है? 5 रुपये का फ़र्क होता है, तो रुपयों का फ़र्क क्या होगा? रुपये ही होंगे। 10 घोड़े और 8 घोड़े, इनमें कितना फ़र्क होगा? 2 घोड़े। तो 2 घोड़ों का फ़र्क, 10 घोड़ों में जो और 8 घोड़ों में फ़र्क होगा वो क्या होंगे? 2 घोड़े। तो घोड़ों का फ़र्क क्या होगा? घोड़े ही होंगे। तो वेलोसिटी का फ़र्क क्या होगा? वेलोसिटी ही होगी। और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है? ऊपर निकाली तो है वेलोसिटी की डायमेंशन, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है वेलोसिटी की डायमेंशन है ये। ज़्यादा तफसील से लिखना चाहो, ये तफसील से ये 2 स्टेप करके दिखा दो कि भाई वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा और डायमेंशन ये। तो वेलोसिटी की जगह ऊपर चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के अंदर क्या होता है? एल होता है, टी इनवर्स होता है। नीचे क्या होता है? टाइम होता है। ये टाइम ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस टी। तो 1 माइनस टी पहले से ऊपर है, तो ऊपर कितने? सही है जी, सही है, समझ गए आप, समझ गए। और अगर आपने नहीं बोला है तो इसका मतलब है कि आप नहीं समझे और आपकी तवज्जो कहीं और थी। बस मेरा तो ये निशानी है कि अगर आपने बोला है तो इसका मतलब है कि आप काम समझ रहे हैं और आप काम में शामिल हैं। एक्सेलरेशन एल टी इनवर्स स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन में क्या होता है? एक लेंथ होती है और 2 टाइम होते हैं, लेकिन दोनों टाइम रेसिप्रोकल होता है टाइम का, यानी कि टाइम नीचे होते हैं, इन्वर्स में। एक और वही वाली पुरानी वाली चीज़, क्या चीज़? एक्सेलरेशन की यूनिट को देखते हुए तो ये लगता है अगर एक्सेलरेशन की यूनिट लिखूं तो क्या यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर लेंथ होती है, नीचे सेकंड स्क्वायर होता है, नीचे टाइम का स्क्वायर होता है। इसको इस तरह भी लिखते हैं कि ये ऊपर आ जाता है तो ये ऐसे बन जाता है। तो ये ऐसे क्यों बन जाता है? सब पता है, सब पता है आप लोगों को, शाबाश। अगली एक चीज़, एक और क्वांटिटी बस डिस्कस कर रहा हूँ, फिर हम होमवर्क की तरफ चले जाएंगे, आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। नंबर 6 फोर्स। आप लोगों ने कहाँ जाना है? देखते रहिए, नमाज को जाना है, नमाज को। फोर्स, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद होगा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बड़ी तफसील से पढ़ा। मास इनटू एक्सीलरेशन। आदत बन जाएगी बस ये, सिंस देयरफॉर लगाने की आदत बन जाएगी। जिस दिन आदत बन गई ना उस दिन कामयाब हो गए। जिस दिन आदत बन गई कामयाब हो गए, यानी कि नहीं भी लगा रहे होंगे तो पता होगा कि मैं नहीं लगा रहा हूँ। ये आदत होती है, ये नहीं कि मैं भूल गया, इसका मतलब है आदत नहीं थी। तो अगर भूलेंगे भी तो जानबूझ के भूलेंगे, छोड़ेंगे कि हाँ यार ये काम मैं कर रहा हूँ तेज़ तेज़, लेकिन प्रैक्टिस करने का ज़माना है। तो अभी तो
लगाना ही है ताकि आदत बन जाए पहले। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, इस बात का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाइएगा कि भूल गया मैं जानबूझ के। फोर्स, इसमें एक मास है कैपिटल एम और एक्सेलरेशन है, निकाल के तो दिखा दिया एक्सेलरेशन की डायमेंशन, मालूम तो है आप लोगों को सब कुछ। बस एल इनवर्स स्क्वायर, ये रही फोर्स की डायमेंशन, काम ख़त्म। ठीक है, और लिखना चाहूँ, ये मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ ताकि कल को किसी भी शक्ल में लिखा हुआ मिले तो परेशान ना हो जाएं। ये रही फोर्स की डायमेंशन, ए कन्वेंशन वो है। ठीक है, होमवर्क लिख रहा हूँ, ये सारा काम फेयर तरीके से, मार्कर से सवाल, फिर ब्लू पेन से काम, फिर मार्कर से स्केल रख के बॉक्स रजिस्टर में आज की तारीख में मुकम्मल करना है। कल और काम आ जाएगा, नेक्स्ट क्लास में और काम आ जाएगा। रजिस्टर जमा कराने के लिए मंगा लूँगा तो 1 दिन पहले 2 दिन पहले बताएंगे कि रजिस्टर जमा कराने के लिए कोचिंग में आने हैं, तो कितने दिन का काम बैठ के करेंगे, कितना होमवर्क बैठ के करेंगे, कर लेंगे, फ़ायदा नहीं होगा ना। दूध 1 गिलास रोज़ाना पीने में बग़ैर चीनी के फ़ायदा है। एक बार बैठ के 1 जग पी लिया, फिर 1 महीने बाद बैठ के 1 जग पी लिया, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिस्टम उसको बाहर निकाल दे। फ़ायदा जब है जब रोज़ाना 1 गिलास पिया जाएगा। बात समझ में आई? आगे होमवर्क लिखवा रहा हूँ। 7 मोमेंटम करना है रजिस्टर में, इसके बाद 8 वर्क, ठीक है, 9 प्रेशर, 10 टॉर्क। ये 4 क्वांटिटीज होमवर्क की लिखवाई। सिर्फ मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वॉल्यूम, मास भी मालूम है क्या डायमेंशन, वॉल्यूम भी मालूम है क्या डायमेंशन। वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का भी मालूम है, डिस्प्लेसमेंट का भी मतलब मालूम है। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की डायमेंशन भी आती है, एरिया की डायमेंशन भी आती है। टॉर्क फोर्स इनटू फोर्स आर्म, फोर्स का भी पता है, फोर्स आर्म क्या होता है, फासला होता है, डिस्टेंस होता है, फोर्स आर्म जिसको बोलते हैं, तो डिस्टेंस यानी कि लेंथ। चारों चीज़ें पता है, चारों की डायमेंशन निकलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर डायमेंशन के टॉपिक के ऊपर ही रहेंगे और डायमेंशन के टॉपिक के अंदर अब ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ की तरफ जाएंगे। तो जो हम कर सकते थे वो बेसिक में वो हमने काम करा, डायमेंशन निकालना सीखी, सब कुछ मालूम है। डायमेंशन के नोट्स किस तरह तैयार करने हैं, रजिस्टर में किस तरह डेफिनेशन लिखनी है, किस तरह काम करना है, फिर सवाल एक्सरसाइज जो करवाई है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन कैसे करने, रजिस्टर को कंप्लीट रखना है। देन कल के बाद इसका आगे वाला काम चैप्टर नंबर 1 में ये वाहिद टॉपिक है, इसके बाद हम करेंगे चैप्टर 1 पूरा हो जाएगा और हम फिज़िक्स के चैप्टर 3 पे मूव करेंगे जो बुक का हमारा पढ़ने का तरीका है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 जो है स्केलर वेक्टर्स को 3 पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।